तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अकाउंट्स का सेकंड क्लास इलस्ट्रेशन 6 हम लोग पढ़ के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। यानी कि दो मेथड पढ़े हैं ना, एक नॉमिनल पर्सनल गोल्डन रूल वाला, रियल नॉमिनल पर्सनल, और एक मॉडर्न रूल वाला। तो हम तुम लोग को नाम बताएंगे चीज़ का, तुम लोग को पहले बताना है उन 8 में से ये क्या चीज़ है, यानी कि मॉडर्न रूल के हिसाब से। फिर बताना है वो 3 रियल पर्सनल एंड नॉमिनल, वो 3 में ये कहाँ जाके गिरेगा। कोई दिक्कत? समझ गया क्या करना है? दोनों चीज़ बताना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सान्या से। बिल्डिंग क्या होता है? बिल्डिंग एक रियल अकाउंट है। वेरी गुड। सेकंड, आकांक्षा, परचेजेस क्या होता है? पर्सनल, रियल। रियल क्या है? एसेट। क्या परचेजेस एसेट है? परचेजेस तो ट्रेडिंग पीएल में जाता है। ट्रेडिंग पीएल में क्या चीज़ जाता है? नॉमिनल या पर्सनल? ठीक है, चलो वो हटाओ ना, उन 8 में से परचेजेस क्या है? वेरी गुड। चलो एक्सपेंस है, और सारा एक्सपेंस हम लोग कौन सा अकाउंट में डालते हैं? नॉमिनल में। ठीक है, तो पहले ना तुमसे ये गलती क्यों हुआ पता है? क्योंकि तुम पहले गोल्डन रूल सोची, तुम पहले सोची कि हम गोल्डन रूल का जवाब दें। जब भी ऐसा कुछ हो ना, पहले उन 8 कैटेगरी में से एक में डाल दो, आंसर खत्म, सब कुछ बना लेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रौनक, सेल्स क्या है? सेल्स इनकम है, और वो गोल्डन रूल के हिसाब से? वेरी गुड। तनिष्का, बैंक एफडी क्या है? वेरी गुड। एंड वेरी गुड, रियल अकाउंट। ठीक है। कृति, रेंट क्या है? एक्सपेंस है। भैया यहाँ पे तो रेंट पेड या रेंट रिसीव्ड दिया नहीं है। ठीक है, पेड लेते हैं। और ये कहाँ जाएगा? नॉमिनल, पर्सनल या रियल? वेरी गुड, नॉमिनल में जाएगा। ठीक है। ताशिफ, रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है? देना बाकी है, लाइबिलिटी। वेरी गुड, कहाँ जाएगा? क्या लाइबिलिटी नॉमिनल अकाउंट जाता है? याद है हम कुछ बोले थे, ऑल एसेट आर रियल अकाउंट बट लाइबिलिटी नहीं। तो लाइबिलिटी कहाँ जाएगा? नेचर पे डिपेंड करता है। बैलेंस शीट में तो जा रहा है, बट उसका नेचर क्या है? देखो, बैलेंस शीट में क्या कभी नॉमिनल जाता है? नहीं। तो या तो रियल होगा या फिर पर्सनल होगा। क्या जरूरी है लाइबिलिटी रियल हो? नहीं। तो क्या होगा? तुम किसी को रेंट पे कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे से भाड़ा पे लिया और आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो तुम्हारे दिमाग में एक नाम है ना कि विनय भैया को रेंट देना बाकी है, और जब नाम आ जाते हैं तो क्या होता है? पर्सनल। ज्यादातर 99.99% ना सारा लाइबिलिटी क्या होता है? पर्सनल। ठीक है, ओके। रिया, व्हाट इज कैश? एसेट एंड रियल। रियल, ठीक है। एसेट तो रियल होता है ना, तो रियल। एडजस्टेड परचेज, चलो इसमें हम तुम लोग को बोलेंगे, कौन जवाब देना चाहेगा? ना 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 ना, व्हाट इज एडजस्टेड परचेज? परचेज, परचेज वो खाली फैंसी सा नाम है, एडजस्ट किया जा रहा है। तो परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। एंड कहाँ जाता है? वेरी गुड। सूरज, नेक्स्ट तुम। क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? नहीं पता तो बोल भैया, नहीं पता, हम सिखाएंगे। देखो, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। याद है, मेरा दवा का दुकान है तो मेरे लिए स्टॉक क्या? दवाई। कपड़ा का दुकान है, स्टॉक क्या? कपड़ा। तो अब तेरे पास कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यानी कि साल के अंत में तुम्हारे पास कुछ कपड़ा का दुकान में कपड़ा बचा हुआ स्टॉक में, वो तेरे लिए क्या है? उसको बेच के तुम क्या करेगा? पैसा में कन्वर्ट। और कोई भी चीज़ को बेच के पैसा में कन्वर्ट करे तो हम लोग तो चिल करते हैं ना कि अपने पास तो है उपाय, तो वो क्या हो जाता है? ऐसे। और वो कहाँ जाता है? रियल।
पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे खास अकाउंट क्यों है? वाई इज क्लोजिंग इन्वेंट्री स्पेशल टू अस? नहीं, दौड़ाओ बुद्धि। तुम लोग को बताएं, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक लौता ऐसा चीज़ है जो ट्रेडिंग पीएल में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। ट्रेडिंग पीएल में बाई क्लोजिंग स्टॉक आया और बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, ठीक है। और जब तुम लोग हम ट्रायल बैलेंस पढ़ाएंगे ना, तुम लोग को एक धप्पा भी देंगे जो तुम लोग 11-12 में नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है। चलो इन्वेस्टमेंट में आते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए कृति बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट नहीं, व्हाट इज, हमको हिंदी में समझाओ कि भैया इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है। वाह, बोलो। ये तो हम समझे, बट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? क्यों लगाना? बाद में पैसा मिले। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा, अरे हम आज डिवेंचर में पैसा लगाते काहे? इंटरेस्ट मिले। हम शेयर में पैसा लगाते काहे? डिविडेंड मिले। तो इन्वेस्टमेंट क्या? इन्वेस्टमेंट चिल है ना, कल को पैसा चाहिए होगा, धाई से बेचेंगे पैसा आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? एसेट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। डिसइन्वेस्ट करने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को बेचना, दैट्स इट। तो वो लाइबिलिटी नहीं है, वो मेरा एसेट चला गया, एसेट घटे तो क्रेडिट, ठीक है। नहीं, नॉमिनल जाता है कुछ टाइम पे, पर्सनल नॉमिनल मेनली जाता है, वो भूल ही जाओ, वहाँ तो जाओ मत। नॉमिनल वाला कॉन्सेप्ट खाली हम बुक में दिया है तो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, मेरा बात मानो। वो 8 कोई रीज़न है कि हम गोल्डन रूल 11-12 में पढ़ें, ठीक है। हम पहला सब्जेक्ट था अकाउंट जिसमें 90 पर लाए थे क्लास 6 के बाद, और उतना कॉन्फिडेंस के बाद अगर हम किसी में शिफ्ट किए ना तो वो वर्थ था। ये 8 वाला कॉन्सेप्ट नॉमिनल ना, तुम ये सब नॉमिनल रियल पर्सनल एक स्टेप बढ़ा रहा है ना तुम लोग का, कि पहले एसेट है कि नहीं देखो, फिर नॉमिनल पर्सनल में डालो, काहे मेहनत करें बेकार में एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट ही टेंशन मत लो। ओके, ट्रेड रिसीवेबल रौनक मतलब क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल का? ट्रेड रिसीवेबल बताओ। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, और हमको थोड़ा समझा। सर अब हम लोग कोई किसी चीज को सेल करते हैं, हाँ, तो हम लोग जब अगर उसका पैसा नहीं मिल रहा है तो वो हमारा डेटर हो जाता है, और हम लोग उसको एक बिल देते हैं जो वो एक नोट रहता है जो हम लोग को पैसा वापस मिलेगा। ठीक है। ये ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट ना हम एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं। तुम लोग आया मेरा दुकान, बोला भैया ये सारा सामान पैक कर दीजिए, हम सारा सामान पैक कर दिया। फिर तुम लोग बोलता है कि भैया पैसा तो नहीं है, तो हम बोले कि नहीं मेरे को तो पैसे का ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक बिल बनाएंगे। बिल कौन बनाता है? दुकानदार। जो बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं पता है? ड्रॉवर। क्या बोलते हैं? जो बनाता है, जो करता है, उसके पीछे ER-OR लगाते हैं ना, तो ड्रॉवर। और हम तुमको वो बिल दिए, और उस बिल में लिखा हुआ है कि तुम हमको 3 महीना बाद पैसा दे देगा। वो बिल में तुम साइन करके हमको वापस दे दिया। अब मेरे पास जो ये कागज़ है ना, 3 महीना बाद हम बैंक में जाएंगे, ये कागज़ देंगे, हमको पैसा मिल जाएगा। मानो 10,000 का बिल बना था, तो पूरा 10,000 3 महीना बाद मिल जाएगा। किसी कारणवश हमको इस 3 महीने के पहले पैसे की ज़रूरत पड़ गया, तो क्या हम पहले बैंक जा सकते हैं? बोला गया हाँ। अब 2 महीना बाद बैंक जाइए, लेकिन 10,000 का था ना, बैंक बोलेगा हम पूरा पैसा नहीं देंगे, हम तुमको 9,500 देंगे। लेकिन वो तुम लोग से कितना लेगा बैंक? पूरा 10। इस दौरान बैंक क्या किया? 500 रुपया कमा लिया ना। इसको बोलते हैं डिस्काउंट करना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? क्या है, हम मेरे पास पैसा नहीं है, 3 महीना बाद आएगा, बैंक जाके ले लीजिएगा, हमको बिल दीजिए, हम साइन कर देते हैं। तुम लोग बोला हमको डिस्काउंट करना। सेलर को हमको पहले पैसे का जरूरत है, पहले जाएंगे, पूरा पैसा मिलेगा नहीं, कुछ काट के मिलेगा। वो क्या होता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उसमें पैसा कमा कौन रहा है? बैंक। और गवाह कौन रहा है? हम। इसके पीछे भी रीज़न है। अरे हम बैंक को बोल सकते हैं काहे तुमको पैसा दे, हम तुमको तो 1 महीना बाद पैसा मिलने वाला है। वो बोलेगा भाई 1 महीना के लिए हम अपना पैसा फंसा रहे हैं ना। अगर हम 1 महीना, तुम सोचो, अगर हम वो पैसा तुमको नहीं काटेंगे, वो पैसा मेरा अकाउंट में रहता, हम कुछ इंटरेस्ट कमाते, वो तो हम गवा रहे तेरे चक्कर में, तो हम तुमसे वसूलेंगे नहीं उसको, इसीलिए वो लोग पैसा रखते हैं। और लास्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है इंडोर्समेंट, कि मेरे हाथ में बिल है, हम सेलर हैं, हमको 3 महीना बाद पैसा मिलेगा। हम भी सामान खरीदते हैं ना, तो हम शॉपकीपर के पास गए, हम उसको यही वाला बिल चिपका दिए कि 3 महीना बाद 10,000 का बिल बन रहा है, आप जाके ले लीजिएगा। ये होता है इंडोर्स करना।
जब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे ये सब कुछ डिटेल में होगा, ठीक है। बट अभी क्योंकि आगे बढ़ना है तो समझना होगा, जो डेटर होता है ना, डेटर जिससे पैसा मिलना बाकी होता है, उन लोग बहुत बार हम लोग को BR दे देता है, बिल रिसीवेबल के नाम पे दे देता है, और वो मेरे लिए क्या होता है, एसेट है। तुमको पैसा मिलने वाला है, तुम चिल नहीं करेगा, डेटर तेरे लिए क्या, एसेट। तो BR तेरे लिए क्या होगा, एसेट। भैया BR और TR, बिल रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल में कोई अंतर होता है, बारीक सा अंतर है बहुत, ठीक है। तो हम तुम लोग को बताना भी नहीं चाहेंगे कि तुम लोग का मन में एक वो बैठे, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तब इस बारे में डिस्कशन होगा, क्लियर है। तो ट्रेड रिसीवेबल इज एन एसेट एंड इट विल गो टू रियल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट ताशिफ, सेल्स क्या होता है, सेल्स टैक्स पेएबल, सेल्स टैक्स पेएबल, पहले क्या होता है ये समझाओ हमको। नहीं, सेल्स टैक्स पेएबल, पहली कोशिश करो ना, पेएबल का मतलब देना बाकी है, पेएबल मतलब कहीं भी पेएबल मतलब देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, और आउटस्टैंडिंग पेएबल अगर देना बाकी है तो मेरे लिए क्या हो जाता है, तो ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया, लेकिन इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ भैया। चलिए लाइबिलिटी होता है माने, और लाइबिलिटी 99.99% ऑफ द टाइम क्या होता है, पर्सनल। लाइबिलिटी नॉमिनल नहीं होता है, पर्सनल होता है अक्सर। तो सेल्स टैक्स क्या होता है, अरे सरकार, तुम मानो रेस्टोरेंट खोल के रखा है और तुम मेरे से टैक्स लिया, लेता है ना उसमें 18% GST, तो वो GST सरकार को देगा ना, तो साल खत्म हो गया और हम सरकार को दिए नहीं, मेरा तो जिम्मेदारी है, चिंता रहेगा ना कि देना बाकी है, तो हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे इसको, एसेट्स लाइबिलिटी साइड में कि सेल्स टैक्स देना बाकी है, तो इट इज़ लाइबिलिटी एंड विल गो टू पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट रिया, डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, लॉस, ठीक है। देखो डिस्काउंट अलाउड ना, लॉस मत बोलना, एक्सपेंस बोलना। रीजन वाई इट इज नॉट अ लॉस एंड एन एक्सपेंस, क्या डिस्काउंट हम लोग मजबूरी में देते हैं अक्सर, तुम लोग आज ये कॉन्सेप्ट बताते हैं। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक ट्रेड और एक कैश। ट्रेड डिस्काउंट, आज तुम लोग सिटी स्टाइल पे बड़ा सा बोर्ड देख रहे हैं 10% ऑफ, वो खाली तेरे लिए है, स्पेशल ऑफर है कि जनरल ऑफर है, जनरल ऑफर है। लेकिन तुम मानो सिटी स्टाइल से 50,000 का शॉपिंग किया और तुम बोला हम 3 महीना बाद पैसा देंगे, वो लोग बोल रहे सर आप आज पैसा देंगे ना तो हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, वो स्पेशल तेरे लिए या फिर सबके लिए है, और क्यों दे रहा है तुमको, ताकि उसको पैसा जल्दी मिल जाए। तो क्या इसमें उसका नुकसान है या फायदा है, फायदा है, तो क्या यहाँ पर उसको लॉस बोलना सही है, तो ये एक्सपेंस होता है। क्लियर इसके पीछे का रीजन, वेरी गुड। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है रिया, नॉमिनल, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कृति से पूछते, आकांक्षा से पूछते, चलो आकांक्षा तुम बताओ, बैड डेट क्या होता है, लॉस एंड विल गो टू पर्सनल, नहीं, इट इज एन एक्सपेंस फॉर, नॉट इवन एक्सपेंस, इट इज अ लॉस फॉर, एक सेकंड, नॉमिनल अकाउंट। रीजन देखो, पर्सनल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बैड डेट तो किसी सप्लायर के नाम से जुड़ा हुआ है, बट एट द सेम टाइम नॉमिनल भी होता है। ये बैड डेट होता क्या है, पैसा डूब रहा है मेरा, ठीक है, पैसा मेरा डूब रहा है। अरे आज हम किसी बच्चा को पढ़ाएं, वो मेरे को फीस दिया ही नहीं, दिया ही नहीं, दिया नहीं, तो उसको हम बैड डेट में डाल देते हैं ना कि ये पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक। और बैड डेट रिकवर हो गया तो, बैड डेट रिकवर हो गया तो गेन, फायदा हो गया, ठीक है। कैपिटल सबको पता है, ड्राइंग सबको पता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, कृति तुम बताओ, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा ये बताओ, रिसीवेबल मतलब पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, ड्राइंग, लाइबिलिटी, क्या होना चाहिए, पैसा आने वाला है, तुम तो चिल करेगी कि मेरे पास तो पैसा आने वाला है। और ये किस चीज़ का पैसा का बात हो रहा है, इंटरेस्ट, हो सकता है हम कहीं उधार दिए हों या फिर हम डिवेंचर ओन करते हों, उस पर मेरे को पैसा आने वाला है, यानी कि एसेट प्लस क्या होता है, एसेट हमेशा रियल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ओके। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तुमको, तुम्हारा ये बिल्डिंग है और तुमको पूरा साल का रेंट हम एक बार में दे दिए, ये हम बता चुके हैं, इसलिए किसी से पूछ नहीं रहे, एक बार में दे दिए, तेरे दिमाग में चिंता है या आराम है, चिंता है,
कि पूरा साल भर अब तुम हमको निकाल सकता है कि हम कुछ भी करेंगे तो नहीं, तुम बंद किया है तुम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी इज जनरली अ पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड सैलरी भी क्या होता है मेरे लिए, पर्सनल। और ये क्या होगा, प्रीपेड सैलरी, हम अपना स्टाफ को पहले ही पैसा दे दिए, ऐसे हम टेंशन फ्री रहेंगे 12 महीना, मेरे को पैसा देने का जरूरत नहीं है। बैड डेट रिकवर्ड हम लोग बात कर चुके हैं ना। डेप्रीसिएशन क्या होता है, तुम लोग याद किया होगा, द वियर एंड टीयर ऑफ एन एसेट करके। होता क्या है कि हम जब किसी एसेट को यूज करते हैं ना, ओवर द टाइम उसका वैल्यू गिर रहा है। रियलिटी ये है, अगर आज हम ये कंप्यूटर खरीदें, मेरे को 50,000 रुपये पड़ा, कल हम बेचने जाएंगे वो 50,000 मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। तो बोला जाता है कि यार ये तो मेरा यूज़ हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, इसमें तो हमको और पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर हम इसको अपना बैलेंस शीट में 50 में दिखाएंगे तो क्या ये सही बात है? तो इस पर कुछ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगता है, यानी कि इसका वैल्यू हर साल कुछ अमाउंट से गिराएंगे। अलग अलग तरीका है इसको गिराने का, और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग यहाँ ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से घपला होने का चांसेस होता है। क्या होता है, जब तेरे को चॉइसेस मिला हुआ है, तुमको हम बताते घपला कैसे होता है। तुम लोग 2-3 मेथड सीखा होगा, हम 2 मेथड का नाम लेते हैं, WDV एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। एक तो होता है 10% शुरुआत वाला वैल्यू पे लगा और वही माइनस करते जाओ। जैसे 10,000 लगाएं, 10,000 का 10% 1,000, तो पहले साल भी 1,000 लगाओ, दूसरे साल भी 1,000, तीसरे साल भी 1,000। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। और WDV रिटन डाउन वैल्यू, पहले 10% लगाएं, 9,000 हुआ, अब 9,000 का 10% कितना, 900 डेप्रिसिएशन, कितना आएगा 8,100, फिर उसका 10%। समझ रहा है, जो वैल्यू हर साल का स्टार्टिंग में है ना, उसका 10% लग रहा है। अब घपला कैसे करेंगे, हम कुछ साल एक मेथड फॉलो करेंगे, फिर धड़ाक से मेथड चेंज कर देंगे, वो वाला मेथड फॉलो करने लगेंगे, और इस तरीके से ना मैनिपुलेट करेंगे। अगर हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखाएं, कम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, मेरा एसेट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये लोग बहुत बुद्धि लगाता है डिप्रिसिएशन में। अच्छा, डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर टेंजिबल एसेट्स ओनली, बट क्या इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू गिरता है, डेप्रिशिएट होता है? वो भी होता है। क्या बोला भाई? तो स्टॉक तो टेंजिबल है, और स्टॉक डिप्रिशिएट नहीं होता है, फिक्स्ड एसेट डिप्रिशिएट होगा। नॉन करेंट जो एक साल ही के लिए है, उसका क्या डिप्रिशिएट करें? तो जो नॉन करेंट है वो डिप्रिशिएट होता है, 1 साल से ज़्यादा वाला। भाई यार, नॉन टेंजिबल भी तो डिप्रिशिएट होता है, तो हम लोग उसके लिए डिप्रिसिएशन वर्ड यूज़ नहीं करते, हम लोग उसको क्या बोलते हैं पता है? अमोर्टाइजेशन। अगर फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है और उसका वैल्यू गिरा रहे हैं हर साल, तो क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। और इनटेंजिबल है, छू नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। याद रहेगा ये बात। पर्सनल इनकम टैक्स सबसे इंटरेस्टिंग, ये क्या है? टिंग टिंग टिंग, बताओ व्हाट? बिजनेस है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट। और तुम बिजनेस का अकाउंट से अपना इनकम टैक्स पे करा रहा है, तो क्या हो रहा है? बिजनेस कहाँ से तुम्हारा पैसा देगा? बिजनेस लेके रखा है ना तुमसे पैसा, क्या नाम से लेके रखा है, और वहां से तुम्हारा पैसा देगा। बिजनेस बोलेगा ना, तुम बोलेगा कि तुमको 10,000 रुपये कैपिटल दिए थे, वापस करो। बिजनेस बोलेगा याद करो, हम 1,000 रुपये टैक्स दिए थे तुम्हारा नाम पे, तुमको 9,000 वापस करेंगे हम। और जब कैपिटल को गिराते हैं तो क्या बोल के गिराते हैं? तो ये क्या हो गया? वेरी इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। ये ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स कहाँ जाता है? नॉमिनल, पर्सनल या रियल, इसका अपना ही सिस्टम है, ठीक है, इसका कुछ है नहीं, ये अपना ही होता है, ठीक है। ड्राइंग्स अलग है, कैपिटल से निकलता है। क्या ये सारा बात तुम लोगों को क्लियर? द ओनली रीज़न हम तुम लोग को ये होमवर्क नहीं दिए थे कि ये सारा मेन टर्म्स तुम लोग को हम समझाना चाहते थे। क्या कोई भी ऐसा टर्म है जिसमें ज़रा से भी तुम लोग को डाउट बचा है कि भैया इसका मतलब क्लियर नहीं है या समझ नहीं आया? बोलना ब्रो। प्रीपेड सैलरी का मतलब समझा हमको तुम मानो हम तेरा एम्प्लॉय हैं, तुम हमको पूरा साल भर का सैलरी दे दिया। अब साल भर तुम चिंता मुक्त हो या चिंता में रहेगा? क्यों चिंता में रहेगा? क्यों? तुम हमको सैलरी दे चुका है, तुम हमको निकालो रखो मेरे को मतलब होगा? अब फील करो, चिंता फ्री हो गया तुम। तेरे दिमाग में साल भर चिंता है कि हमको इस बंदा को पैसा देना है, तुम तो चिंता मुक्त है कि अब हम इसको पैसा दे दिया, हम छोड़ के कहीं नहीं जा सकते तुमको, मेरे लिए वो चिंता हो गया। तो तुम्हारे लिए प्रीपेड सैलरी क्या है? चिंता मुक्त हो गया, तो तुम चिल करेगा तो एसेट। फील हुआ ये बात? क्लियर है? एंड पर्सनल इनकम टैक्स, अगर तुम अपना बिजनेस का खाता से
अपना टैक्स पे करेगा तो क्या बिजनेस उसको झेलने के लिए तैयार होगा? तेरा अपना दुकान है तो हम समझ रहे हैं, पार्टनरशिप में सोचो बाकी बाकी पार्टनर लोग ओके रहेगा इस बात से? तो क्या बिजनेस के नाम पे हम लोग अपना टैक्स चिपका सकते हैं? कभी नहीं। तो कहाँ से देगा बिजनेस वो पैसा? तुम बिजनेस को क्या दे के रखा है? कैपिटल। तो तुम बिजनेस से जो भी लेगा वो कहाँ से कटेगा बिजनेस का? कैपिटल से। तुमको कम पैसा वापस करेगा बिजनेस बाद में। समझा बात को? सबको अब सारा पॉइंट्स क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। इलस्ट्रेशन 7 में किसी को डाउट नहीं है ना? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे, ठीक है? ये जो जीएसटी है ना, इसके ऊपर पूरा एक सिलेबस है, पूरा मतलब एक अलग पेपर है तुम लोग का। इंटर में जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है, डीटी के साथ आता है, और फाइनल में पूरा 100 मार्क्स का अलग पेपर है। तो अब यस जीएसटी आईडीटी, तो अब क्या पूरा जीएसटी तुम लोग को बताना वाजिब है? बिल्कुल नहीं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। भैया हम लोग बहुत सुने इस जीएसटी का नाम, इसका मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्योंकि इसमें इंटर में 50 मार्क्स का पेपर है, फाइनल में 100 मार्क्स का पेपर है, तो मेरे लिए ना सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ उतना समझाने वाले हैं जितना तुम लोग को एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है? जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझो। हम एक शॉपकीपर हैं, ठीक है? हम माल किसी को सेल किए, माल का असली दाम है 1000 रुपया, लेकिन उस पर हम मानो 18% जीएसटी लिए, यानी कि कंज्यूमर कितना पे करेगा? 1000 इंटू 18%, 1800 रुपया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो आई एम रॉन्ग, 1180 रुपया। ये कौन पे कर रहा है? कस्टमर, ठीक है? असल में सामान कितना का था? हम तो शॉपकीपर हैं, हमको कितना मिला? 1180। हम खुश हो जाएंगे क्या कि हमको 180 एक्स्ट्रा मिला? नहीं। ये हम किसको देंगे? सरकार को देंगे, गवर्नमेंट को। क्लियर है? यहाँ तक कहानी किसी को दिक्कत? अब मानो ये जो था ना, ये एक रिटेलर था। रिटेलर समझता है? ये किसी से माल खरीदा और अब ये किसी और को माल बेचेगा। तो ये रिटेलर अब क्या करेगा? कस्टमर को माल बेचेगा। तो ये समझो कि जो कस्टमर है उससे क्या 1000 रुपये पे वो 18% लगाएगा? अब ये कुछ अपना बीच में पैसा भी कमाएगा ना। मानो ये कस्टमर को 2000 का माल बेच रहा है और इस पे 18% जीएसटी कमा रहा है, तो कितना हो गया? 18 2 जा 36। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2360। अब ये किसके पास? ये 2360 किसके पास गया? रिटेलर के पास। लेकिन इसमें से सामान का दाम कितना है? 2000। तो टैक्स कितना बना? 360। यहां तक बात क्लियर है? कुछ गड़बड़ लग रहा है यहां पे? क्या सोचो तुम, ये 180 तो सरकार को एक बार मिल गया, ठीक है? रिटेलर के साथ गलत नहीं हुआ, वो यहां पर भी 18% दे रहा है और फिर यहां पर भी उसको 18% अपना जेब से देना पड़ रहा है। अगर हम नहीं देते तो मेरे पास रहता ना वो पैसा। तो वो बोला देखो सरकार, तेरा बन तो रहा है टैक्स कितने का टोटल अभी तक का? 360, लेकिन हम उसमें से कितना दे चुके हैं? 180 दे चुके ना, तो हमको और कितना देना है? सिर्फ 180 देना बाकी है। 360 टैक्स बन रहा है, 180 तो अगर हम सरकार को, तुम सोचो ना कितना कमाने लगेगा सरकार। 360 हम यहाँ पे कस्टमर से लेके देंगे, 180 हमको होलसेलर से लेके देना पड़ा, कितना कितना कमा लिया सरकार? सही बात है ये? नहीं, गलत बात है। तो 360 में से हम 180 तो पहले ही दे चुके हैं, हमको कितना देना चाहिए था? और लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल एज ए शॉपकीपर, तुम सोचो तेरे लिए माथा दर्द नहीं हो जाएगा सब कुछ मेंटेन करना? कि तुम पहले देखेगा हम सरकार को कितना, तुम एक ही चीज थोड़ी बेच रहा है दिन में, तुम तो लाखों करोड़ों चीज बेच रहा है, तुम कितना चीज का खाता मेंटेन करेगा? तो बोला गया देखो हम लोग एक पोर्टल बना रहे हैं जीएसटी का, उसमें तुम पे कर दो 360 पूरा, और 180 जो पहले किया है वो भी पे करके रखो। हम लोग ना तेरे नाम पे 180 का आईटीसी चढ़ा देंगे, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि फ्यूचर में जब तुमको टैक्स पे करना होगा ना, मानो फ्यूचर में इसका कोई और माल पे 500 रुपये का टैक्स बन रहा है,
तो क्या होगा ना उस टाइम पे 180 इसका पोर्टल से एडजस्ट हो जाएगा और ये खाली रिमेनिंग पे करेगा। क्या ये बात सबको समझ आया? फिर से रिपीट कर रहे पूरा कहानी, ठीक है। होलसेलर माल बेचा, किसको? रिटेलर को। कितना परसेंट टैक्स लिया होलसेलर? 18%। कौन दिया? रिटेलर दिया। तो रिटेलर रोया यहाँ पर कि मेरा तो टैक्स लग गया 18%। ये टैक्स गवर्नमेंट के पास गया। फिर कस्टमर के पास माल बेचा, तो अब कस्टमर रोएगा कि मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है, और रिटेलर बोलेगा अरे ये तो डबल टैक्सेशन हो गया, पहले इस 1000 पे 18%, फिर 2000 पे 18%, दो पर टैक्स नहीं दे रहे हैं हम। तो लॉ बोला कि देख तेरा टोटल कितना टैक्स बन रहा है, टोटल टैक्स मेरा 360 बन रहा है, पहले तुम कितना दे चुका है इस प्रोडक्ट पे? 180 दे चुका है ना, वेरी गुड, हम एडजस्ट कर दिए हैं, तुमको 180 ही और देना चाहिए था। लेकिन अब हम बैठ के यही करते रहे, दिन भर खाता बड़ी करते रहे, तो माल बेचेंगे कब हम? तो लॉ बोला कि तुम पूरा 360 पे करो जितना तुम्हारा बनता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली देखेंगे तुम पहले कितना पे कर चुका। देखो अभी कितना पे किया हम लोग? 360। पहले कितना कर चुके थे? 180। तो वहां पे मेरा नाम पे 180 का आईटीसी दिखेगा हमको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब अगली बार जब भी मेरे को टैक्स देने का जिम्मेदारी आएगा ना रिटेलर को, मेरे नाम पे ऑलरेडी 180 का तो मेरे को मिला हुआ है, वो काट देंगे और बचा हुआ टैक्स ही हम पे करेंगे, पूरा नहीं देना है। कैसे? सरकार को देना होगा, सेल्स टैक्स पेएबल, वैसे ही जीएसटी पेएबल, लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब नहीं, रिटर्न कैश मतलब कैश नहीं आता, वो एडजस्ट ही होगा, ठीक है। टीडीएस अलग चीज़ है, टीडीएस ये नहीं होता है, टीडीएस कोई और कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये तो हम तुम लोग को जो समझाएं वो था इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तुम सोचो अगर हम इनकम टैक्स का बात करें, इनकम टैक्स यानी कि जो हम कमा रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है, वो किसके पास जाएगा? केंद्र सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास? इनकम टैक्स हमेशा मोदी जी पास जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पास। तो भैया स्टेट गवर्नमेंट कैसे कमाता है? जीएसटी से। तो भैया मतलब जीएसटी पूरा का पूरा ये स्टेट गवर्नमेंट का है? नहीं। जब जीएसटी मिला ना कितना परसेंट? 18%। तो इसमें से 9% किसको मिल जाएगा? सेंटर को, और बाकी 9% स्टेट को। और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसा है जिसमें पूरा स्टेट का हिस्सेदारी है, जैसे कि शराब, तंबाकू, ये सारा चीज़ उसमें स्टेट दाम लगाएगा। इसीलिए तुम लोग देखिएगा शराब का दाम यहाँ पर अलग है और कहीं और पे अलग है, ठीक है। क्लियर है ये कहानी सबको? कोई दिक्कत? सीजीएसटी एसजीएसटी बटता है सरकार, ये आईडीटी किसके पास जाएगा? दोनों पास जाएगा। लेकिन डीटी किसके पास जाता है? खाली डीटी किसके पास जाता है? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। चलो यहाँ तक तुम लोग समझा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तुम लोग मानो रिटेलर है, ठीक है, और तुम लोग माल बेचा, तो तुम लोग क्या एंट्री करेगा? भैया माल मेरे यहाँ से गया और माल बेचे हैं, तो टू सेल्स। पैसा आया? नहीं भैया पैसा नहीं आया, तो डेटर अकाउंट डेबिट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर टैक्स लगा तो वो तेरे लिए क्या है? अगर तुम टैक्स लिया, यहाँ पे तुम टैक्स लिया, मानो तुम होलसेलर की नज़र से बस सोचो, तुम 180 रुपया टैक्स लिया ना, वो तुम्हारे लिए क्या है? क्या वो तुम्हारा इनकम है? इनकम तो मेरा होता है, ये मेरे लिए क्या है? माथा दर्द है ना, सरकार को देना पड़ेगा, और माथा दर्द चिंता क्या होता है? लाइबिलिटी। तो टू क्या हो जाएगा? जीएसटी। लेकिन एक बात बता, ये क्या, ये टैक्स होलसेलर को क्या करना है? देना है। तुम एक बात समझो, ये टैक्स कौन अपना जेब से दे रहा है? होलसेलर या फिर रिटेलर? रिटेलर का पड़ रहा है। ये हम लोग का आउटपुट जीएसटी है ना। सिंपल वर्ड में समझा रहे हैं हम तुम लोग को। अगर हम माल बेचते हैं, माल हम बेचे तो माल मेरे यहां से गया, और अगर उस पर टैक्स लगा तो आउटपुट जीएसटी, और अगर हम माल खरीदे तो मेरे यहां माल आया और उस पर टैक्स लगा तो इनपुट जीएसटी। कोई मुश्किल है बात? समझ गए ये सारा बात? ओके। तो जीएसटी क्रेडिट हुआ क्योंकि तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है, तुमको ये सरकार को पे करना है। ये रख सकते हैं क्या हम अपने पास? नहीं। तेरे लिए खर्चा है क्या ये? नहीं। मेरा जेब से लग रहा है क्या? मेरा हम तो आगे रिकवर कर लेंगे कस्टमर से, तो मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, मेरे लिए चिंता है कि हमको सरकार को ये पैसा देना है।
अच्छा तुम लोग ना बहुत बार बहुत ज्ञानी लोग को सुनेगा ट्रेन में या फिर मोहल्ला में बैठा हुआ, सरकार एकदम फालतू है, जीएसटी ले आया। उन लोग को एबीसीडी में नहीं पता, जीएसटी का फुल फॉर्म उन लोग कुछ और बोल देगा, लेकिन उन लोग ज्ञान देते हैं। तो जीएसटी लाने का रीज़न को समझो। जीएसटी से पहले ना वैट, सेंट्रल स्टेट टैक्स, अलग अलग टाइप का टैक्स था, बहुत सारा। एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग के लिए भी माथा दर्द था, एज बिजनेसमैन लोगों के लिए भी माथा दर्द था। तो एक सारा मेन टैक्स को एक में जोड़ के जीएसटी किया गया है। क्या जीएसटी एक फेलियर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम लोग का देश में जीएसटी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। ओके, तुम लोग को हम कहानी बताते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तुम लोग सोनिया गांधी जी को तो जानता होगा। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम थे, ये बंदा जो है तुम समझ लो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, हम लोग का इतिहास में इनका नाम लिखा जाता है। बस इनके साथ बुरा ये हुआ कि गलत लोगों के साथ ये जुड़े। ठीक है, तो क्या हुआ कि मनमोहन सिंह जी के सामने एक बात आया, एक केलकर कमेटी नाम करके कमेटी बैठा, वो लोग बोले कि जीएसटी लगाना चाहिए। मनमोहन सिंह भी बोले सोनिया गांधी को कि जीएसटी लगाना चाहिए, लेकिन गांधी परिवार, जैसा राहुल गांधी वैसा सोनिया गांधी, बोली नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, हम नहीं लगाएंगे। सेम जीएसटी जो मनमोहन सिंह जी लगाने वाले थे, कौन लगाया आके? मोदी गवर्नमेंट। और लोग सारा वाहवाही बटोर लिया। बट आइडिया किनका था? केलकर कमेटी अंडर मनमोहन जी का ही था। क्लियर है ये बात? इनफैक्ट नोटबंदी भी ये लोग के अंडर में आया था आइडिया कि नोटबंदी कर लेना चाहिए, लेकिन बस वही है कि लीडरशिप ये लोग का खराब था। क्लियर है ये बात तुम लोग का? ओके, तो भैया यहां तक मेरे को कहानी क्लियर है। अगर माल हम सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगा? डेटर टू सेल। और मेन मेरा सवाल है कि जीएसटी इनपुट है या आउटपुट? तो टू आउटपुट जीएसटी। माल बेचे, तुम लोग सब दुकानदार है, अभी तक तुम लोग माल किसी को बेच रहा है। ठीक है, तुम लोग माल बेच रहा है, देखो तुम लोग का शॉप है ये, तुम लोग माल क्या किया? सेल किया। तो सेल पे क्या एंट्री मारते हैं? डेटर टू सेल्स, कोई शक नहीं है इसमें। और इस पे जो जीएसटी मिलेगा, ये मेरा माल जाने पे मिला ना, तो क्या बोले? टू आउटपुट जीएसटी। और ये तेरा चिंता है ना, ये देखो टेंशन में है, ये तेरा चिंता है ना कि तुमको पे करना है ये, तो ये तुम लाइबिलिटी माना। अब एक बार कहानी थोड़ा पलटते हैं। तुम होलसेलर से माल खरीदा ना, तुम एक बात बता मेरे को, तुम होलसेलर से माल जब खरीदेगा तो तुम क्या एंट्री पास करेगा? परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, अच्छा मतलब तुम इससे माल खरीदेगा तो इसको पैसा देना है, तो चिंता किसका है टैक्स देने का? तेरा या होलसेलर का? जिसके पास पैसा पहुंचेगा उसका ना। कोई ये पॉइंट नहीं समझा तो बोलना, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम जब माल बेचें तो मेरे हाथ में पैसा आया, हमको सरकार को पैसा देना है। हम जब माल खरीदें तो जिससे खरीदे उसके हाथ में पैसा गया ना, तो वो सरकार को पैसा देगा। हम कहें दें? हम तो दे दिए ना उसको, वो समझे। हमेशा जीएसटी कौन पे करता मालूम है? सप्लायर। ये लाइन याद रखेगा, कहानी खत्म। सप्लायर कौन है? टैक्स वो पे करेगा। यहां पे सप्लायर कौन है? होलसेलर। तुम कौन है? सप्लायर है क्या? नहीं। ठीक है, तो तुम टैक्स पे करेगा? नहीं। तेरा चिंता होगा? नहीं। तो पहला बात, ये लाइबिलिटी में जाएगा नहीं। जो भी होगा वो कहां जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, क्योंकि तेरा चिंता नहीं है, तुम अपना चिंता फ्री हो गया देकर। अब एक बात बताओ, ये माल अंदर आने के लिए टैक्स दे रहे हैं या बाहर जाने के लिए? अंदर आने के लिए ना, तो क्या डेबिट होगा? इनपुट जीएसटी डेबिट होगा। ठीक है, रटने वाला बच्चा रट लेता है। आईडी, ठीक है, रटने का भी ट्रिक बता दे रहे हैं। आईडी ओसी, आउटपुट के साथ क्रेडिट है और इनपुट के साथ डेबिट है। लेकिन रटना नहीं है ब्रो, बिल्कुल नहीं रटना है, कॉमन सेंस। जब ये बात खून को बसाना है। सप्लायर कौन? हम सप्लायर, तो मेरे पास पैसा आएगा, मेरे को चिंता मिलेगा, तो जो भी आएगा लाइबिलिटी में आएगा। अब हम सप्लाई किए तो मेरे यहां से माल बाहर गया, आउट हुआ ना, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, ओसी। ठीक है, अच्छा अब हम मानो परचेज किए, तो सप्लायर कौन? जिससे परचेज किए वो, पैसा किसके पास? उसके पास, तो चिंता किसका? उसका। मेरे लिए क्या? आराम। जो भी होगा वो क्या होगा? डेबिट होगा। अच्छा माल आया या गया है? माल आया है ना, परचेज किए तो क्या डेबिट होगा? इनपुट जीएसटी डेबिट होगा। टेक अ वाइल, जस्ट लुक एट द डायग्राम एंड सी कि तुम लोग को समझ में आया है कि नहीं।
आ गया समझ में? क्लियर है सबको? किसी बच्चा को दिक्कत है तो बता, अभी हम क्लियर कर देंगे, बाद में मेरे लिए डबल मेहनत हो जाएगा, सब डायग्राम फिर से बताना होगा। किसी को भी ज़रा सा भी डाउट नहीं है इस पॉइंट पे? वेरी गुड। अब तुम लोग हम इतना सा जीएसटी बता रहे हैं तो घर जाके तेज मत बनना पापा मम्मी के सामने कि हमको जीएसटी आता है, ठीक है? बहुत बड़ा है जीएसटी, ये खाली उतना बता रहे हैं कि तुम लोग अकाउंटिंग कर लो, नहीं तो जीएसटी में बहुत है, किस चीज़ पे कितना रेट लगता है तुम लोग को पता है। लग्जरी वाला आइटम और नशा वाला आइटम, इस पर जीएसटी भी लगता है और ऊपर से एक और टैक्स लगता है, कंपनसेशन सेस बोलते हैं उसको, और ये 2026 तक लगेगा, ठीक है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं ना कमा रहा था ज़्यादा जीएसटी में, तो स्टेट गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ये काम किया गया। क्लियर है? ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तुम लोग को हम ये कॉन्सेप्ट समझाए ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तुम एक बात समझ, तुम यहां पर आउटपुट जीएसटी क्या किया था? क्रेडिट। जो कभी क्रेडिट होता है वो आज नहीं तो कल या तो डेबिट होगा या फिर बैलेंस शीट पीएल में जाके बंद हो जाएगा। आउटपुट जीएसटी क्या होगा तुम्हारे लिए? ये क्या है चिंता? अगर तुम इसको साल के पहले पे नहीं किया तो ये कहां जाके गिरेगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। चिंता है ना? ठीक है भैया, जीएसटी पेएबल के नाम से गिरेगा। लेकिन मेरे पास मानिए भैया इनपुट टैक्स क्रेडिट था, यहां समझाए थे ना आईटीसी, ये मेरे पास था, यानी कि हम यूज कर सकते हैं। यानी कि यहां पर मानिए 500 का जीएसटी पेएबल आ रहा है, लेकिन पहले से हम 200 पे कर चुके हैं, तो हमको 300 और पे करना है ना, तो मेरे को जर्नल एंट्री भी उस हिसाब से मारना होगा, है ना? तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? आउटपुट क्रेडिट हुआ था ना, अगर हम आउटपुट टैक्स पे करेंगे तो क्या लिखेंगे? आउटपुट जीएसटी डेबिट टू बोलो रे, पे करेंगे तो बैंक। लेकिन अगर हम पे नहीं करेंगे और इनपुट जीएसटी यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू इनपुट जीएसटी। समझा? देखो इनपुट जीएसटी यहां पे क्या किए थे हम? क्रेडिट डेबिट किए थे, साल के अंत से पहले हम उसको क्या करने वाले थे? क्रेडिट। हो गया। आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किए थे, साल के अंत से पहले क्या करने वाले थे? डेबिट। हो गया। क्लियर है? और जितना बचा, मानो 300 रुपया बचा ना, 500 में से 200 ना हम लोग डेबिट और क्रेडिट का हिसाब बैठाएं, तो जो 300 बचेगा वो क्या हो जाएगा? टैक्स पेएबल। कहां जाएगा? लाइबिलिटी। जब पे करेंगे तो क्या होगा? जीएसटी टू बैंक। क्या ये फ्लो में किसी को कोई दिक्कत था? नहीं समझ आया? फिर से बता रहा। आउटपुट जीएसटी तेरे लिए क्या है बता सूरज? लाइबिलिटी, वो माल बेचने पे मेरे को देना पड़ा। इनपुट जीएसटी तेरे लिए क्या है? एसेट। तुम 500 का लाइबिलिटी तेरे माथा पे खड़ा है, लाइबिलिटी माथा पे खड़ा है, 200 तुम पहले से दे चुका, तुमको और कितना देना है? 300। तो तुम यहां पर मानो 500 रुपया लिखा था, ठीक है, आउटपुट जीएसटी के बगल में, और यहां पे तुम 300 रुपया 200 रुपया लिखा था। ये जो 300 बचेगा, तुमको इसको कुछ तो करना होगा ना कि तुम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई कि मेरे पास 300 बचा है। तुम इसको 500 से डेबिट किया था, तुम अब सॉरी टू आउटपुट जीएसटी को कितना से क्रेडिट किया था? 500 से। तेरे पास कितना यूज करने के लिए है? 200। तुम इसको 200 से डेबिट कर दो, तो ये मेरा 500 200 घट गया ना, यहां पे कितना बचा है क्रेडिट मेरा? 300। तो मेरा क्रेडिट में 300 बचा, ये कहां दिखेगा? लाइबिलिटी में दिखेगा, अगर हम पे नहीं करेंगे तो। और जब हम पे कर देंगे तो क्या करेंगे पता है? देख लो, अब तुम लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। आउटपुट जीएसटी डेबिट टू बैंक, कितना पे करेंगे? 300। टोटल कितना हम क्रेडिट किए थे आउटपुट जीएसटी को? भैया आप 500 से क्रेडिट किए थे। हाँ, आउटपुट जीएसटी तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तुम उल्टा बोल रही है कि इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो इनपुट कैरी फॉरवर्ड होगा, अगला साल यूज़ कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। मानो हमको इस साल 200 का इनपुट मिला और इस साल हम माल नहीं बेच पाए, तो अगला साल बेचेंगे तब यूज़ करेंगे इसको, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है सबको ये बात? हाँ हाँ, इनपुट टैक्स अवेलेबल करके दिखा सकते हैं। ये बात सबको क्लियर? ठीक है। डाउट आया तुम लोग के मन में कि भैया ये 200 से हम लोग डेबिट किए थे, तो साल के पहले 200 से क्रेडिट करना होगा ना, लो ना कर दिए 200 से क्रेडिट, कहानी खत्म। कोई दिक्कत है? अच्छा, यहां पर एक चीज का ध्यान देना है
कि जब ये वाला एंट्री पास होता है ना कि हम लोग टैक्स को यूज कर रहे हैं, इनपुट टैक्स को, तो सीजीएसटी का अलग होगा, एसजीएसटी का अलग होगा, एक आईजीएसटी होता है, ठीक है, ये अलग होगा। भैया आईजीएसटी क्या होता है? अगर तुम झारखंड से माल खरीद के झारखंड में बेचा तो इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट में कांड हुआ, तो सीजीएसटी आईजीएसटी आराम से बढ़ जाएगा। एक झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन ले लेगा और एक मोदी जी ले लेंगे। लेकिन जो आईजीएसटी है उसका क्या सीन है? अगर झारखंड से कलकत्ता में माल बिका है तो ममता दीदी और हेमंत भैया में लड़ाई होगा ना कि हम लेंगे हम लेंगे, तो कॉन्सेप्ट आता है आईजीएसटी, इंटर स्टेट के केस में, समझा? और इसमें क्या कैसे बढ़ता है ये तुम लोग का भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो दिमाग मत लगाओ। क्लियर है सबको ये बात? तो जो भी तुम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा उस अकॉर्डिंगली तुम लोग करेगा। आओ ना हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारा ये वाला क्वेश्चन तुम लोग मेरे को मदद करेगा बनाने में। चलो ना, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, यहां से हम सब क्लियर कर देंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। तुम लोग को एक बात बताएं, जब जर्नल एंट्री शुरू करते लिखते ना यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित, यहां पर जिसका नाम है ना, क्या मेरा बुक्स अगर बन रहा है तो मेरा बुक का कोई भी जर्नल एंट्री में कभी भी हम अपना नाम लिख सकते हैं? कतई नहीं। रोहित का नाम उसके बुक्स में कहीं नहीं दिखेगा, बस यहीं दिखेगा। ठीक है, हम ये क्यों बता रहे कि बच्चा लोग कभी कभी गलत जर्नल एंट्री पास करना, मानो वो कर रहा है रोहित टू बैंक, कभी ऐसा एंट्री हो सकता है? रोहित का बुक में कतई नहीं, रोहित का बुक में रोहित का नाम कभी नहीं हो सकता। चलो अब बढ़ते हम लोग आगे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर 50,000। सबसे पहले परचेजेस का एंट्री मारते हैं। ईलू कौन सा है? 8। परचेजेस क्या हो जाएगा? डेबिट टू किससे खरीद रहे हैं? साहिल से ना। साहिल के बाद अकाउंट लिखाएंगे क्या? नहीं, साहिल पर्सनल, इसके बगल में अकाउंट लिखने का जरूरत नहीं है। आओ, कितना का परचेज हुआ भैया? 50,000 रुपया। लेकिन इसमें टैक्स भी है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। अच्छा एक बात बता, तुम लोग माल खरीद रहा है, सप्लायर कौन है? तुम लोग या फिर कोई और? कोई और। तो तेरा चिंता है टैक्स भरने का, तुम तो देकर फ्री हो जाएगा। तो ये कौन सा टैक्स है, इनपुट या आउटपुट? माल खरीद रहे हैं, इन हो रहा है इनपुट टैक्स, और ये मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट। तो हम लोग के लिए होगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना? 50,000 का 9%, कितना हो जाएगा? 4500 डेबिट हो जाएगा, 4500 डेबिट हो जाएगा। यानी कि साहिल से हम लोग को कितना लेना है टोटल? 59,000 लेना है, जिसमें से स्टॉक का दाम कितना है? 50,000। बाकी 9,000 क्या चीज का है? टैक्स का है। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सैम फॉर 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। मेरे एक बात को समझो, ट्रेड डिस्काउंट क्या हम किसी एक लौता बंदा को दे रहे कि सबको दे रहे हैं? तो क्या उसको जर्नल एंट्री बार बार पास करने का माथा दर्द पालेंगे? लेकिन कैश डिस्काउंट तो किसी एक आदमी को देंगे ना, तो उसका जर्नल एंट्री का माथा दर्द पालना होगा। ये बात को ना रग में घुसा लो बेटा, कि ट्रेड डिस्काउंट अगर दिए तो जर्नल एंट्री पास नहीं होगा, क्योंकि सबको दे रहे भाई, कितना एंट्री पास करें। लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में दिखेगा नहीं, सीधे नंबर से माइनस होगा, लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री होगा। भैया नहीं समझ आया आपका बात? आओ देखते हैं। ठीक है, जिसके पास बुक है मदद करना। परचेज हो रहा है ना, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज हो रहा है? सैम, तो टू सैम। कहानी देखते हैं। 40,000 का माल खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन 10% का क्या है मेरा? ट्रेड डिस्काउंट। उसके अलावा 20,000 वाज पेड इमीडिएटली, और बाकी 3 महीना बाद मिलेगा। ये पूरा हम लोग के सामने स्टोरी है। तुम बता हमको कितना का माल, मेरे को कितना का माल पड़ा? भैया 40,000 का था, लेकिन इसमें से 10% तो
लेस हो जाएगा, मेरे को कितना पड़ेगा 36,000। कैलकुलेटर में जब करेगा ना 40,000 माइनस 10% इज इक्वल टू यही आएगा। क्लियर है? इसको दूसरा तरीके से कैसे लिखते हैं पता है? 40,000 इंटू 90%, मतलब 10% घट गया ना 90% किए तो डायरेक्टली इंटू 90% करेंगे तब भी यही जवाब आएगा। क्या इस पॉइंट पे किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर क्या हुआ? 20,000 तो हाथों हाथ पे कर दिया ना, हम परचेज किए हैं, हम पे कर रहे हैं, पैसा आएगा या पैसा जाएगा? जाएगा। तो टू बैंक एसेट गिरा, कितना रुपया गया? 20,000 हाथों हाथ पे कर दिए। क्या कोई कैश डिस्काउंट मिला है इसके लिए हमको? क्वेश्चन बोला है कैश डिस्काउंट, तो क्या जनरल एंट्री में कैश डिस्काउंट शब्द का इस्तेमाल है? अब मालूम है बच्चा लोग का मन में डाउट क्या आता है कि भैया देखिए, सामान का असली दाम है 40,000 और आप 36,000 में रिकॉर्ड किए, राइट? टैक्स कितना पे लगेगा, 40 पे या 36 पे? जितना लोग बोलता है 40 पे लगेगा रेज योर हैंड। जितना लोग बोलता है 36 पे लगेगा रेज योर हैंड। वेरी गुड। हम लोग जब किसी भी चीज में कभी भी 4-5 चीज करने दिया ना कि ये करो वो करो ये करो वो करो, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। बहुत चीजें डिस्काउंट, देखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो ऐड होगा ना, हाँ? तो हम लोग को सबसे पहले क्या माइनस करना है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 36,000 माइनस कर दिए। अब बताओ तुम लोग माल खरीदा, माल आया या गया? माल आया, और माल आया तो सप्लायर कोई और होगा, तो मेरा माथा दर्द है कि टैक्स पे करने का, हम तो टैक्स पे करके चिल करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा? इनपुट CGST डेबिट एंड SGST डेबिट। ठीक है, कितना रुपया? 36,000 का 9% है ना, 9% ये 9% ये, कितना हो गया? 3240, 3,240 रुपीज। अब बात को समझो, इसको टोटल पे कितना करना था? करो तो ऐड कैलकुलेटर पे। कोई कौन तेजस्वी बच्चा कैलकुलेटर नहीं लाया रे? सबको ही नहीं लाया क्या? कैलकुलेटर खरीद लो बाबू, ठीक है? सबको बोल रहे हैं हम, अभी प्यार से बोल रहे हैं, थोड़ा दिन में देखना क्या करेंगे। तुम CBSE बोर्ड से, हम जान रहे हैं, CBSE बोर्ड से है ना? ISC में कैलकुलेटर हम लोग को अलाउड था, तुम लोग को तो नहीं होता है ना, तभी तुम लोग इतना फास्ट होता। माइनस इसमें से कितना पे कर चुके हैं? 20,000 तो पहले ही दे दिए ना, तो सैम को कितना देना बाकी है? ये यहां पर आ जाएगा। एक बार देखो ये एंट्री, कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? तुम लोग के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो, टाइम ले लो, ठीक है? क्योंकि GST अभी ये सब चीज़ क्लियर नहीं होगा तो आगे कोई क्लियर करने के लिए बैठा नहीं है, सब पढ़ा के निकल जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? क्या हुआ? पैसा दिया दिए ना उसको हम 20,000। अगर इसी में कैश डिस्काउंट रहता तो हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर देते हैं। अच्छा, हम परचेज किए और हमको डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्रेडिट होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो वेरी गुड। देखो बेटा, हो सकता है कि तुम लोग में से कुछ लोग सोचता होगा कि हम ये डाउट पूछेंगे ना तो हम बेवकूफ़ दिखेंगे। यहाँ पर बेवकूफ़ दिखना इज़ फार बेटर देन एग्ज़ाम में 0 मिलना, ठीक है? और अगर यहाँ पूछने में थोड़ा सा भी संकोच है, व्हाट्सएप पे फ़ोटो पे पूछ लेना। प्लीज़ मन में डाउट को दबा के मत रखना, ये सब डाउट आगे जाके बहुत बड़ा माथा दर्द बनेगा, ठीक है सबको? चलो आगे बढ़े। अब एंट्री नंबर 3, या क्या फिर से बता दें? अच्छा, कॉपी कर रही है, कर लो। क्या? नहीं, ये तो बुक का ही है। और ये क्लास को हम अलग से GST का नाम से डाल देंगे, ठीक है? तो ये वाला क्लास तुम लोग कभी भी GST में फंसेगा, पूरा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है? तो एंट्री नंबर 3, गुड्स कॉस्टिंग 20,000
विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, ड्राइंग्स हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या होगा, पहले यहां आते हैं, ड्राइंग्स डेबिट टू, वेरी गुड, तुम्हारा यहां से क्या जा रहा है, स्टॉक जा रहा है। क्या हम कभी टू स्टॉक लिखते हैं, नहीं। ये स्टॉक खरीदा हुआ गया, सेल हुआ है क्या, नहीं ना, तो टू, याद है हम क्या बोले थे, स्टॉक 4 नाम से दिखेगा, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। अब ये चारों में से क्या लिखना है तुम लोग देख लो, टू स्टॉक तो कहीं नहीं लिखाएगा, स्टॉक डेबिट तो कतई नहीं होगा, क्लियर है, कूल। तो हम लोग कितना का माल निकाले, 20,000। क्या हम बोल सकते हैं मेरा 20,000 रुपया का माल गया, 20,000 रुपया का माल गया। सवाल उठता है कि क्या इस पे, ये ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा, देखो एक बात को समझो, इसमें जीएसटी का काम तो है, कैसे हम समझा रहे हैं। तुम लोग जब परचेज किया था माल, ये देखो परचेज किया, तो तुम लोग खुश हुआ था ना कि हमको फ्यूचर में इसका आउटपुट मिलेगा, जब हम बेचेंगे तो मेरे को फायदा होगा। बट क्या ये फायदा का इस्तेमाल तुम लोग कर पाएगा अगर खुद के लिए ले लिया है तो, नहीं। तो क्या हम लोग का ये दिखाना सही रहेगा उतना से इनपुट जीएसटी, नहीं ना। तो हम लोग को इनपुट जीएसटी क्या करना होगा, गिराना होगा। अगर डेबिट करके हम लोग बढ़ाए थे, हम लोग खुश हो रहे थे कि एसेट है, तो क्या ये एसेट का इस्तेमाल अब कर सकते हैं, तो क्या करना होगा ठीक करने के लिए, आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, टू इनपुट जीएसटी, इनपुट को ही, आउटपुट का मतलब है तुम सप्लायर है, इनपुट का मतलब है कि तुम कंज्यूमर है, और हम लोग यहां पर परचेज किया हुआ माल को यूज कर रहे हैं ना, तो हम लोग इनपुट को ही डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब क्या, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इसका मतलब है भैया कि मानिए पहले तो मेरे पास इतना 3,240 का फायदा था, लेकिन पूरा उठा पाएंगे अब नहीं, क्योंकि 20,000 का माल तो हम लोग बेच ही नहीं सकते, घर लेकर आ गए। तो क्या होगा यहाँ पे 20,000 का 9%, 1,800 एंड 1,800, मेरे ऊपर ड्राइंग्स कितना नाम का चढ़ जाएगा, 23,600। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ड्राइंग्स करते हैं, क्या ड्राइंग सप्लाई होता है, तो उस पर अलग से टैक्स तो लगेगा नहीं, लेकिन ये भी हमको समझना होगा कि हम माल निकाल लिए हैं खरीदा हुआ, अगर हम इसी को बेचते तो हमको टैक्स मिलता और हम उससे आउटपुट से एडजस्ट करते उस इनपुट को, इसीलिए हम इनपुट को एसेट बोलते हैं। इनपुट को एसेट क्यों बोलते हैं, कल को ये मेरे को फायदा देगा, जब हमको 500 रुपया देना होगा, मेरा 200 रुपया पड़ा होगा, हम काट के खाली 300 देंगे। अब तुम इतना माल निकाल लिया कि तुम 100 रुपया का इनपुट नहीं ले सकता है, उतना का माल तुम नहीं बेच सकता है, तो क्या 200 का हम लोग को इनपुट दिखाना सही लगेगा, हम लोग को गिराना होगा ना इनपुट को। जब इनपुट को बढ़ाए थे तो एसेट था, डेबिट किए थे, इनपुट को गिराएंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्या दिक्कत है तनिष्का तेरे को, सप्लाई पे लगता है, जब सप्लाई होता है, ड्राइंग्स में सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। हर चीज पे जीएसटी नहीं लगता। तुमको एक बात बताएं हम सिंपली लॉ से रिलेट करके, याद है हम लोग एक लॉ में एक सवाल, एक लाइन पढ़े थे, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, और एक सेल्स टैक्स का कहानी सुनाए थे। क्या हम फर्म बंद कर रहे हैं, सामान ले रहे तो वो मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है दो लोग के बीच में, वही सेम कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अब किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पेड रेंट टू गगनदीप फॉर इतना प्लस जीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, ठीक है। रेंट को क्या करेंगे, डेबिट टू गगनदीप। अब अगेन यहां पे तुम सप्लायर है या कंज्यूमर है, तुम अगर रेंट पे कर रहा है तो तुम कंज्यूमर है, ठीक है। भैया रेंट पे क्या जीएसटी लगेगा, रेंट तो गुड्स नहीं होता, अबे लेकिन सर्विस तो हो रहा है, तुमको सर्विस तो मिल रहा है ना उस जगह का, तो गुड्स लगेगा। और तुम अगर सप्लायर होता तो सप्लायर होता तो आउट होता, सप्लायर होता तो सामान बाहर जाता, आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। कंज्यूमर है तो कुछ इन हुआ होगा, तो क्या होता है, इनपुट जीएसटी। यहां क्या होगा, इनपुट, सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग, कितना कितना परसेंट, 30K का 6% ईच, यानी कि 20K है तो 20K का 6% ईच, कितना हो जाएगा,
किसी के पास पुराना वाला बुक है? उसमें एक बार आंसर में देखो तो क्या यहां पर 30K लिखा हुआ है? देखो तो आंसर में पेज नंबर 2.38। नया बुक, नया वही तो नया, हमको पुराना में दिखाना है तुम लोग को, लिखा हुआ है पेज नंबर 2.38 इलस्ट्रेशन नंबर 8। पुराना बुक में 20 लिखा है। वो क्वेश्चन ही नहीं है क्या ये वाला? अच्छा, ये जो है ना, ये वाला तुम लोग ठीक करो, जिसका जिसका नया बुक है, ये 20 होगा। ये लोग बैठ के छापता थोड़ी, ये लोग कॉपी पेस्ट मारता है, ठीक है। दिक्कत ये है ना कि हम लोग का जो आईसीआई है ना, उसको मदर बॉडी बोला जाता है, यानी कि हम लोग के माँ के बाद वो आईसीआई हम लोग का माँ कहलाती है। और उसमें जो आदमी लोग बैठा हुआ है ना, उन लोगों को कोई मतलब नहीं बच्चा लोगों का करियर से, कोई मतलब नहीं है। ये सब चीज़ के साथ दिख नहीं रहा है। वो लोग, एक बार एक बंदा आया था, ठीक है, तो आईसीआई धनबाद कौन कौन गया है आज तक? सुंदर सा है पूरा, उसमें आया। तुम लोग बोलेगा तो आज कितना 14 है क्या? आज एक इवेंट तो है 3 से 6 का। तो जब आया ना, वो बोला कि तुम लोग ट्यूशन लेके गलती कर रहे हैं, ट्यूशन नहीं लेना चाहिए। क्या पॉसिबल है बिना ट्यूशन का ये सब गलती को समझना? तुम लोग तो माथा फुटते बैठ जाता है घर पे कि ये क्या हो गया, ये गलती है। और ऐसा एक नहीं 100 गलती है, पुराना सिलेबस में भी है और सेम गलती नया सिलेबस में भी है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ जो लोग बैठा है ना, वो लोग पैसा का भूखा है, कंगाली है, भिखारी है, ठीक है। वहाँ पे बैठना चाहिए यंगस्टर्स लोग को, जो लोग स्टूडेंट्स लोग का प्रॉब्लम को समझें। तुम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना, तुम लोग समझेगा कि तुम लोग सोचो ना, तुम लोग सीए का कोर्स में आया, 90% बच्चों को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। सब सीए कर रहा तो आ गया, यहाँ आने के बाद पता चला कि अच्छा सीए में ये काम होता है। और उसमें भी हम बताते हैं, हम लोग जहाँ सीए का ट्यूशन लेने गए थे, वो लोग बताता भी नहीं है कि सीए क्या काम करता है। तो रेगुलेटेड नहीं है इसका पढ़ाई, बट पैसा खूब है। सीए बनने के बाद पैसा मिलता है, तो इसलिए लोग करते हैं, ठीक है। ये रेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना सबको? रेंट गुड्स है या सर्विस है? वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। पॉइंट नंबर 5, 5,000 का गुड्स कॉस्टिंग बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। ये तेरे साथ दिया खेल। ट्रेड डिस्काउंट के पास कुछ अलग बोल रहा है क्या ये? बिफोर ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया है, और ये तुमको लिखा है डराने के लिए। अगर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बोलता ना तो माथा दर्द होता। ये क्या बोला? बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट से पहले, हमेशा तो उससे पहले ही होता है। कितना? 50,000, सॉरी 5,000। ये गुड्स हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न टू सैम, रिटर्न टू सैम। टू, जब हम किसी को रिटर्न कर रहे तो खरीदा हुआ दे रहे होंगे या बेचा हुआ दे रहे होंगे? खरीदा हुआ। तो ये कौन सा रिटर्न है? अच्छा, परचेज रेट, सबका मतलब तो स्टॉक होता है। जब परचेज किए थे तो स्टॉक आया था, और जब परचेज रिटर्न करेंगे तो स्टॉक जाएगा। स्टॉक एसेट होता है, बढ़े तो डेबिट, घटे तो यहां पर ये तो समझ में आया भैया हमको कि टू परचेज रिटर्न होगा। कितना का माल वापस किए हम? 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। इस पे तो डिस्काउंट भी लगा के दिए थे ना उसको हम, कितना का? 10% का। तो कितना हुआ? 4,500 का। सेम कहानी कि अगर हम उतना का माल वापस कर दिए तो क्या है? सरकार मेरे को टैक्स लेने देगा कभी उतना पे? तो क्या उतना का इनपुट टैक्स एसेट में दिखाना सच रहेगा? तो हम क्या करेंगे सब कुछ सुधारने के लिए? बताओ। अगर हम तुमसे माल खरीदें, ठीक है, हम माल खरीद के चिल्लाने लगे कि अरे हम सरकार को इतना टैक्स दे दिए हैं, अब हम चिल करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ माल तुमको वापस कर दिए, तो हमको बोलना होगा ना कि हम थोड़ा कम चिल करेंगे क्योंकि कुछ माल वापस हो गया है। समझा आप कहानी? तो यहां पर क्या हो जाएगा? टू इनपुट। टू इनपुट, परचेज के साथ तो इनपुट ही आएगा। अरे तुम सप्लायर है नहीं ना, तो आउटपुट तो होगा नहीं, इनपुट होगा। अच्छा, ये फायदा हुआ या नुकसान? तेरा नुकसान हो गया ना, इनपुट गिर रहा है, एसेट गिरे तो क्रेडिट।
तो CGST और SGST को कितना से गिरा देंगे? कितना टैक्स लग रहा था? 18%। तो 45%, 4500 का 9% कितना होगा? 405, 405 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5310। किसका बात हो रहा है? सैम का। तो सैम डेबिट। समझ आया बात? क्या ये दिक्कत है कुछ यहाँ पे? क्लियर है सबको? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, परचेज फर्नीचर फॉर 44,800 इंक्लूडिंग IGST 12%। IGST का मतलब इंटर स्टेट। क्या मेरे को बता दिया है सेंटर और स्टेट का कितना यहां पर? नहीं, एक शब्द है IGST, तो यहां पे बांटने का जरूरत नहीं है। देखो, अगर यहां पे CGST SGST बोले या फिर तुमको बोले इंटर स्टेट हुआ है तो बांट के दिखाना पड़ेगा। इंटर स्टेट में एक शब्द को यूज करेंगे खाली, क्या? IGST। तुम समझो तुम माल परचेज किया तो एंट्री क्या होगा? अच्छा तुम एक बात बता, अगर मेरा दवा का दुकान है और हम दवा परचेज किए, हम क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस टू बैंक। मेरा दवा का काम है और हम फर्नीचर परचेज किए तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? फर्नीचर टू बैंक। मेरा फर्नीचर का काम है और हम फर्नीचर परचेज किए तो क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस टू बैंक। समझ रहा है? अगर मेरा किसी चीज का काम है और हम वही खरीद रहे हैं तो परचेजेस लिखेंगे। उसके अलावा हम कुछ भी खरीद रहे हैं तो उस चीज का नाम लिखेंगे। मेरा पढ़ाने का काम है, ठीक है, तो हम तो कुछ खरीद नहीं रहे ना, कोई रॉ मटेरियल है मेरे पास? नहीं। तो अगर हम टीवी लेंगे तो टीवी अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर लेंगे तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, माइक लेंगे तो माइक, टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। समझ रहा बात को? लेकिन अगर मेरा कोई चीज का काम होता, फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा काम है फैन बेचने का, तो क्या फैन खरीदने पर हम फैन अकाउंट डेबिट लिखेंगे कभी? क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। यहां पे भाई साहब खरीदा फर्नीचर, भैया मेरे को पता नहीं इसका फर्नीचर का काम है कि नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मानना इसका फर्नीचर का काम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? परचेजेस डेबिट होगा क्या? नहीं भैया, क्या डेबिट होगा? देखो F6 दबाए तो रेड हो गया, यानी कि रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगेन तुम सप्लायर है या कंज्यूमर है? कंज्यूमर है, तो तुम्हारे पास सामान अंदर आया या बाहर गया? ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये इनपुट GST डेबिट, एंड क्रेडिट क्या होगा? हम लोग खाली पैसा दिए ना, कितना का पैसा दिया? इनपुट IGST, बांटने का जरूरत नहीं है। कितना का पैसा दिए? टू बैंक। देखो 40,000 का फर्नीचर था और कितना टैक्स लगा उस पर? 12%। तो 40 इंटू 12 48, 4800 हुआ। तो टोटल कितना का हम लोग का बैंक में आउटफ्लो होगा? 44,000। क्या किसी को कोई दिक्कत? इजी था? चलो, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्री फॉर 1,40,000 प्लस CGST एंड SGST ऑफ 9% ईच, पेड 1 लाख इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। सेम क्वेश्चन ऊपर किए हम लोग, बस यहां पे मशीनरी है, वहां पे गुड्स था, तो यहां मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और हम लोग कंज्यूमर है ना, तो इनपुट आएगा, इनपुट आएगा और कुछ पैसा दे चुके हैं, ठीक है। कोशिश करो तो ये वाला एंट्री पास करने का सब कोई रफ में। किसी को कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग देखते हैं इसका एंट्री हुआ क्या। परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम मेसर्स, देखो ये ना, जैसे मिस्टर होता है, मिसेज होता है, मिस होता है ना, वैसे ही क्या होता है? मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। कितना में माल खरीदे? 1,40,000। मेसर्स बोलते हैं इसको, जैसे मिस्टर मिसेस करके इज्जत दिया जाता है, कंपनीज को इज्जत दिया जाता है मेसर्स बोल के। 1,40,000 प्लस CGST एंड SGST, कितना परसेंट ईच है? 9% ईच है। उसमें से हम इमीडिएटली कितना पे कर दिए? 1 लाख इमीडिएटली पे कर दिया, एंड बैलेंस 2 महीना बाद पे करेंगे। तो मेरे पास क्या आया? मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना का? 1,40,000 टू बैंक। कितना रुपया हाथों हाथ पे कर दिए हम? 1 लाख रुपया हाथों हाथ पे कर दिए हम, ठीक है। अब GST कितना का है?
9%। किस पे लगेगा? जितना का मशीन आया। अच्छा, मशीन आया तो इन हुआ ना, क्या बोलेंगे? इनपुट CGST एंड SGST डेबिट हो जाएगा। कितना परसेंट? 9%। 1,40,000 का 9% कितना हुआ? 12,600। 12,600 टोटल भाई साहब को पे करना कितना था? 1,40,000 प्लस 12,600 प्लस 12,600। उसमें से वो दे कितना चुका है? 1 लाख। तो देना बाकी कितना है? 65,200। यहाँ क्या हो जाएगा? टू मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्री। क्या कोई दिक्कत था? इजी था। बट सीन ये है कि अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए सब में हम लोग कंज्यूमर थे। अगर सप्लायर हुए तो क्या? ठीक इसका नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन, ये पूरा ना सप्लायर के नज़रिए से। तुम लोग का स्क्रीन पे है, जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है, स्क्रीन पे है। टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस सम। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का जो आंसर्स है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 9, राइट। सबसे पहला, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 एंड GST जो है वो है 6% ईच। इलू 9। गुड्स बेच रहे हैं तो पैसा आया होगा, क्रेडिट डेबिट का तो कुछ बोला नहीं। टू सेल्स, यहाँ पे हम लोग सप्लायर है तो हम लोग यहाँ से माल गया, माल इन हुआ या आउट हुआ? आउट। तो GST भी क्या होगा? आउटपुट CGST एंड SGST। कितना का? 50,000 का माल था। GST कितना परसेंट है? 6% ईच, दैट इज 3,000 ईच। कितना हो जाएगा? 56,000। क्या कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर 28,000 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच। सुरजीत को 28,000 का माल बेचे और ये इंक्लूड करता है CGST SGST। स्टार मार्क कर दो, ये खेल हुआ यहां पर। तुम लोग को ना एक बहुत हम मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। मानो किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और प्रॉफिट 20 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। सिमिलरली मानो किसी चीज का ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपया है और GST मेरा 20 रुपया लगा, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? सेम बात है, ठीक है। यहां पर बोला कि ये जो 28,000 है इसमें CGST और SGST 6% का लगने के बाद 28,000 हुआ। बताओ ना, ये तीनों में 100, 20 और 120, ये तीनों में 28,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ। ये टोटल वाला को, दैट इज ये 28,000 है ना? ओके, हम जानना चाहते हैं कि अगर ये 28,000 है तो, एक सेकंड रुको, ये 28,000 है तो एक्चुअली में उस चीज का कॉस्ट कितना था और उस पर टैक्स कितना था? कैसे निकलेगा? यहां पर ध्यान देना सबको। ये 28,120 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 28,120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाई 120। हम चाहते हैं इसका कॉस्ट प्राइस जानना, इंटू 100 कर दो। एक सेकंड, टैक्स कितना था ये तो हम लोग देखे ही नहीं। 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12, यानी कि यहां पर कितना होना चाहिए? 12, और यहां पे 112। तो 28,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 112। एक बार करो तो 28,000 बाई 112 इंटू 100, 25,000। क्या हम बोल सकते हैं ये 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट को ना। क्या हम बोल सकते हैं कि जिस चीज का दाम 25,000 था उस पर कुछ टैक्स लगा, फिर जाके वो 28,000 का हुआ? कैसे करना सीखें हम लोग। पहले तीनों चीज देख दी है। हम लोग को क्या दिया हुआ था? हम लोग को दिया हुआ था टोटल वैल्यू आफ्टर टैक्स, तो हम लोग वो लिखें।
टैक्स कितने का था? 12 का। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट या फिर सेलिंग प्राइस भी 100, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना पड़ता? 112। फिर हम लोग क्या किए, देखे कि ये 112 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 28,000 को, तो उससे डिवाइड कर दिया। अगर हमको टैक्स जानना है तो इंटू 12 करो, अगर हमको कॉस्ट जानना है तो इंटू 100 करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, धीरे 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 करके और ऐसा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें हाथ और ज्यादा साफ होगा। ठीक है, मानो किसी चीज का सेलिंग प्राइस है 100 रुपया और तेरा उस पर टैक्स लगा कितना? 12%, यानी कि 12 रुपया। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना का होगा? 112 रुपया। कोई दिक्कत? अब तुमको यहां पर दिया हुआ है 28,000 इंक्लूडिंग CGST SGST, ये तीनों में इंक्लूडिंग वाला वैल्यू कौन सा है? टोटल। तो 28,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल को। तो 28,000 डिवाइडेड बाई 112। हम जानना चाहते हैं कि इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस बिफोर टैक्स क्या है, तो वो क्या है? 100 हम लोग का एग्जाम्पल में। तो अगर हम लोग इंटू 100 कर देंगे ना तो हम लोग को 25,000 मिलेगा, वह वैल्यू मिल जाएगा। ये हम लोग 100 माने तब हम लोग का आंसर सॉल्व हुआ। ठीक है, क्लियर है ये बात? धीरे धीरे ये चीज प्रैक्टिस से होगा, एक बार में समझ नहीं आता है। और ज्यादा क्वेश्चंस ऐसा प्रैक्टिस करेंगे आने वाले वक्त में तो और होगा क्लियर। तो ये 25,000 कैसे निकला ये तो सबको समझ आया। अब हम लोग को समझना है भैया कि क्वेश्चन सेड कि सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर 28,000, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? सेल्स। तो सुरजीत डेबिट कितने का? 28,000। इसमें से एक्चुअल सेल्स कितने का था? 25,000। बाकी क्या था? जीएसटी। कैसा? आउटपुट एंड सॉरी आउटपुट CGST एंड कितना कितना परसेंट? परसेंट कितना है वो? 6% ईच। किसका? 25,000 का या 28,000 का? 25,000 का। उतना का सेल हुआ तो 25,000 का 6% क्या होता है? 1500 एंड 1500। क्या किसी को कोई दिक्कत? नहीं समझ आया? तो बोल रहे थे, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? जहां फंस रहा वो हमको बताओ। ठीक है, 28,000 इंक्लूडिंग CGST SGST। मानो तुम फोन खरीदा, तुम एक फोन खरीदा, फोन पे MRP दिया हुआ है 100 रुपया, मान लो। ऑब्वियस बात है, वही तो बार बार बोल रहे हैं, मान लो। ठीक है, अज्यूम, लेट दिस बी एक्स होता है ना, वैसे लेट दिस बी 100। ठीक है, उस पे टैक्स तुम पे किया 12%, तो 100 का 12% कितना हुआ? 12 रुपया। तो तेरे को टोटल सेलिंग प्राइस कितना पड़ा? 112। कोई दिक्कत? ओके। अब तुमको ये पता है कि मेरे को टोटल फोन 28,000 में मिला है। ठीक है, हम ये पूछ रहे हैं तुमसे कि तुम्हारा ओरिजिनल MRP कितना था। तो तुम बोलेगा भैया देखिए मेरे को ये पता है कि मेरे को 112 रुपया टोटल में पड़ता अगर 100 रुपया दाम होता। तो अगर 100 रुपया दाम होता तो 112 पड़ता, 28,000 दाम में तो कितना पड़ेगा? 25,000 पड़ेगा। धीरे धीरे और प्रैक्टिस करके ही ये क्लियर होगा। ये एक क्वेश्चन में क्लियर होना असंभव है। ठीक है, आगे आएगा वक्त, इसके लिए है टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25,000 हम लोग का ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। ये एंट्री सबको समझ आया ना? 25,000 कैसे आया भैया? क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े अपन। रिसीव्ड 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 28,000। उससे हम 28,000 पाते थे ना, लेकिन वो दिया कितना हमको? 25,200। तो बाकी क्या? डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड? अलाउड। नुकसान या फायदा? क्या इस पे भी टैक्स लगेगा? ये सप्लाई हो रहा है क्या? नहीं ना, तो टैक्स नहीं लगेगा। तो नॉर्मल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक डिस्काउंट अलाउड टू सुजीत। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000, IGST लगा 12%, 12,000 इमीडिएटली मिल गया और बाकी एक महीना बाद मिलेगा। तो जर्नल एंट्री क्या है यहां पर? बैंक कितना रुपया? 12,000। टू सेल्स कितना का? 30,000 का। हम लोग को हाथों हाथ कितना मिल गया? 12,000 मिल गया था, 30,000 पाते थे। अच्छा, IGST को बांटते हैं क्या?
नहीं, CGST SGST में बांटता है IGST को, इंटरस्टेट में नहीं। कितना परसेंट था? 12%। कितना हो गया ये? 3600। तो कितना मांगना बाकी है कपिल से? 21,600। क्लियर है ये बात? देखो जब हम पढ़ा रहे हैं ना, तो यहां पर हम कुछ चीजों के बगल में स्टार मार्क कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से जरूरी है, मेरे हिसाब से एग्जाम से पहले वो पॉइंट देखना जरूरी है। तुम लोग को कोई और अगर लगेगा तुम लोग से गलती हुआ, तुम लोग अपना पर्सनल स्टार मार्क मारना, मेरे को दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये बात? ये वाला तुम गुड्स बेची और 12,000 हाथों हाथ मिल गया, तो बैंक टू सेल्स। ठीक है, कुछ मिलना बाकी है तो डेटर टू सेल्स। तो हम लोग क्या किए, बैंक, यहां पे बैंक टू सेल्स। ठीक है, बैंक टू सेल्स। सेल कितने का था? 30,000 का। मिल कितना गया? 12,000। कपिल से कुछ मिलना बाकी है ना, तुम लोग सीधे करेगा 30 माइनस 12, गलत है, टैक्स तो दिए लगाई नहीं अभी तक। कितना टैक्स बन रहा है? 12%। कितना हुआ 30,000 का 12%? 3600। टोटल हम उससे पाते कितना? 3600, सॉरी 33,600, जिसमें से वो दे कितना चुका है? 12,000। तो कितना देना बाकी है? 12,600। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कपिल वॉज अलाउड रिबेट ऑफ 5,000। ठीक है, 5,000 का हम कपिल को रिबेट दिए। रिबेट का मतलब क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? लॉस। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रिबेट अकाउंट तो डेबिट होगा। कितना का डेबिट होगा बताओ? कितना से डेबिट होगा? सर्कल किया हुआ है 5। कितना का रिबेट मिल रहा है भैया? 5,000 का रिबेट मिल रहा है। किसको? कपिल को। एक बार याद करो, कपिल कौन था जिसको हम सप्लाई किए थे? यानी कि भैया हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं उस पर हमको जीएसटी मिलेगा? हम क्या कर रहे हैं जब हम सेल कर रहे हैं? तो आउटपुट जीएसटी को क्या करें, क्रेडिट या डेबिट? बताओ तो। क्रेडिट। लेकिन क्या जो डिस्काउंट दिया उस पर क्रेडिट करना चाहिए था? नहीं। तो हमको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आउटपुट को उल्टा करना पड़ेगा। जनरली आउटपुट क्या होता है? क्रेडिट होता है। सही करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो यहां पे एंट्री कैसा जाएगा? रीबेट डेबिट टू कपिल। कितना का रीबेट दिए भैया? 5,000 का। लेकिन उस पे आउटपुट जीएसटी भी था ना। सेम कहानी, मेरे को चिंता है कि मेरे को टैक्स पे करना है, लेकिन कपिल को डिस्काउंट दे दिए, क्या उस पे हम टैक्स पे करेंगे? चिंता घटा, लाइबिलिटी घटे तो डेबिट। तो आउटपुट क्या था? ये आईजीएसटी था ना इसके साथ, आईजीएसटी डेबिट। कितना रुपया? 600 रुपया। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5600। क्या किसी को कोई दिक्कत? रीबेट का मतलब समझ आया और ये रीजन समझ आया ना ऐसे क्यों हुआ? क्लियर है? ओके। 12% ऑफ 5,000। ठीक है। गुड्स बेचे मनप्रीत को 1 लाख रुपया पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट था और आईजीएसटी लगा 12%। क्या कुछ नया है क्या? ये जो लोग एंट्री पास किया चेक करो। मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। ये है मनप्रीत में डेबिट होगा 89,600, सेल्स में क्रेडिट होगा 80,000 और आईजीएसटी खाली रहेगा 9,600। क्या सबका ये आंसर है? किसी को इस पॉइंट में कोई दिक्कत? सेम पॉइंट हम लोग ऊपर करके आए हैं। 13 गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता पता है? इतना दाम था। कितना दाम था? 20,000 रुपया। रिटर्न बाय मनप्रीत। मनप्रीत कहां पे था देखो तो, पहले मनप्रीत का नाम आया कहीं पे? ये रहा, देखो यहां पे आया ना मनप्रीत का नाम। इस पे कितना का टैक्स लग रहा था? आईजीएसटी 12% एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि उसमें से ट्रेड डिस्काउंट अभी तक माइनस नहीं किए हैं। इसको भी स्टार मार्क करो। लिस्ट प्राइस नया वर्ड है। देखो यहां पे 1 लाख रुपया था ना, ये लिस्ट प्राइस था। इस पे हम लोग 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाए तो कितना हो गया? 80,000 रुपया। तो ये आफ्टर डिस्काउंट है। अगर लिस्ट प्राइस 20,000 रुपया था तो आफ्टर डिस्काउंट कितना होगा 20% का?
20,000 का 80%, 16,000। भैया ये 80% क्यों किए हैं? अगर हम 20,000 माइनस 20% करें या फिर 20,000 इंटू 80% करें, क्या आंसर अलग आएगा? कैसे भैया? देखो वो भी समझा दे रहे हैं। 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20,000 को। इसमें से 20% माइनस होगा तो कितना बचा? और हम लोग भी क्या कर रहे हैं? 20,000 का 20% कितना हुआ? 4,000। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो अगर तुम लोग 20,000 का 80% सीधे करेगा तब भी तो 16,000 ही आएगा ना, या फिर 20,000 माइनस 20% करो तब भी 16,000 आएगा। क्या ये पॉइंट समझ आया? ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है? लास्ट पॉइंट, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 15,000, चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। कमीशन मिला, कैश अकाउंट डेबिट, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? लेकिन ये बताओ कमीशन कब मिलता है? माल बेचने पे या माल खरीदने पे? माल बेचने पे ना कमीशन मिलेगा, सेलर को ना कमीशन मिलता है। और सप्लायर अगर माल बेचा है तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा? आउटपुट होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैश अकाउंट डेबिट। हाँ हाँ, हमेशा हाँ, सामान देखना है, सामान आ रहा है या जा रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना का कमीशन था? 15,000। टू कमीशन कितना? 15,000। टैक्स कितने का? 6% का ना, तो टू आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 900 एंड 900। कितना का कैश आया हम लोग के पास? यानी कि टोटल 16,800। क्या कोई दिक्कत? अब एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो हम बीच बीच में वर्किंग नोट बना रहे थे ना, ये तुम लोग का आंसर का पार्ट होना चाहिए, इसका मार्क्स मिलता है। वर्किंग नोट का भी मार्क्स होता है। जितना वर्किंग नोट बनाए उतना अच्छा। तुम लोग का क्या काम है? खाली आज घर जब जाएगा, ये वीडियो हम डाल देंगे, तुम लोग ये वाला वीडियो देख लेना ज़रूरत पड़ने पे, नहीं तो एक बार जो इलस्ट्रेशन क्लास में बनाए पहले उसको फिर से बनाओ, वहाँ जहाँ जहाँ फंस रहा उसका फोटो भेजो तो हम डाउट क्लियर करें, और फिर इलस्ट्रेशन 10 एंड बाकी सारा जो क्वेश्चन पीछे में दिया गया है उसको बनाकर परसों आना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।